तो बच्चों आज का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन आपको नजर आ रहा होगा, तो हमारी पूरी बॉडी पर ब्रेन का कंट्रोल है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसके ऊपर ब्रेन का कंट्रोल है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी सारी एक्टिविटीज हो रही है दे आर कंट्रोल। ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन, तो हम चाहे कुछ भी करें उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे मसल्स, बहुत सारे टिश्यूज कोऑर्डिनेट करते हैं। यानी कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ तो उसमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ठीक है, ब्रेन मुझे बता रहा है कि मुझे क्या बोलना है, टंग की हेल्प से मैं बोल पा रहा हूँ। वोकल कॉर्ड्स मेरी आवाज को कंट्रोल कर रहे हैं, और जो आपको सुनाई दे रहा है वो मेरे वोकल कॉर्ड्स, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आज हम करने वाले हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब भी हम चैप्टर करते हैं तो हम वर्ड टू वर्ड करते हैं, तो एक एक चीज हम इस चैप्टर की करेंगे। और साथ के साथ जहां भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मैं आपको अलग से बता देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, आपको इंसिस्ट भी करता हूँ कि आप उसे याद करें। याद करने से पहले लिखें और लिखने के बाद फिर उसे याद करें। ठीक है, तो ये काम आपका है। चलो स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट। तो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं आपको याद ही होगा, आपने पुराना वाला चैप्टर कर ही रखा होगा, तो उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में। We looked at life processes involved in the maintenance functions in living organisms. There we had started with the notion we all have that if we see something moving, it is alive. तो हमने ये माना था कि कोई चीज मूव कर रही है अपने आप, ठीक है, ऑन देयर ओन। ऐसा नहीं कि भाई हवा से मूव कर रही है पत्ता, या फिर पेट्रोल या डीजल की हेल्प से कार या ट्रक मूव कर रहा है, ये नहीं। तो some of these movements are in fact the result of growth, as in plants. A seed germinates and grows, and we can see that the seedling moves over the course of a few days. It pushes soil aside and comes out. है ना, तो movement है ये। But if its growth were to be stopped, these movements would not stop. These movements would not happen. तो अगर किसी तरीके से ग्रोथ रुक जाती है तो फिर तो नहीं होने वाले ये सारे मूवमेंट्स। Some movements, as in many animals and some plants, are not connected with growth. A cat running, children playing on things, buffaloes being cut, these are not movements caused by growth. ठीक है, तो कुछ जो मूवमेंट हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड है, जबकि दूसरे जो मूवमेंट है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, एक कैट है जो रनिंग कर रही है, जो भैंसे हैं वो अपने चारे को चबा रही है, ठीक है, स्विंग कट। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये हमारे ग्रोथ से रिलेटेड है। ओके, तो इन शॉर्ट क्या हुआ, अभी तक हमने ये देखा कि मूवमेंट इज वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें मूवमेंट होते रहते। अब देखो, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हम लोग रेस्पिरेशन करते रहते हैं, हम लोग ब्रीदिंग करते रहते हैं, हमारा हार्ट बीट करता रहता है, हमारा पल्स रेट हमेशा है। तो ये सारे मूवमेंट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ।
A possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of the organism. The cat may be running because it has seen a mouse. Not only that, we also think of movement as an attempt by living organisms to use changes in their environment to their advantage. Plants grow out into the sunshine. Children try to get pleasure and fun out of swinging. Buffalo chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better. When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. ठीक है? तो इस पैराग्राफ में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ये जो विजिबल मूवमेंट है इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? तो इसका रीजन ये है कि हम मूवमेंट के थ्रू ही रिस्पॉन्स कर, ठीक है, रिस्पॉन्स जो होते हैं हमारे वो मूवमेंट की वजह से ही, ठीक है। अगर हमें लगता है कि भाई कोई खतरा है तो हम वहां से दौड़ना पसंद करते हैं, वहां से हट जाते हैं। अगर हम एक्सीडेंटली कोई गर्म चीज छूते हैं तो हमारा हाथ अपने आप पीछे हो जाता है। जैसे बच्चे स्विंग करते रहते हैं, क्यों स्विंग करते रहते हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। जो प्लांट्स है वो ग्रो होते हैं, यानी कि वो भी मूवमेंट शो कर रहे हैं। कब? जब सनशाइन हो, ठीक है। इसी तरीके से जब रेन होती है तो हम दौड़ते हैं और शेल्टर ले लेते हैं। तो किसी ना किसी वजह से हमारा मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट हमारे किसी न किसी एडवांटेज के लिए होता है, हमें कोई ना कोई फायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम मूवमेंट को एसोसिएट करते हैं लाइफ के साथ, लिविंग बीइंग के साथ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए क्या लिखा। इफ वी थिंक a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. Each kind of change in the environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. ठीक है, जब हमने क्लास में बात करनी होती है तो हम बहुत धीमे धीमे बात करते हैं, कभी भी चीखना चिल्लाते नहीं। क्यों? क्योंकि मैम का रहता है कि भाई मैम आ जाएगी या मैम सुन लेगी। Clearly, the movement to be made depends on the event that is triggering it. Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response. In other words, living organisms must use systems providing control and coordination in keeping with the general principles of body organization. In multicellular organisms, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और वही हमें बताया जा रहा है कि जितने भी मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में वो सारे इन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की वजह से। अगर हमारे ब्रेन का कंट्रोल ना हो या हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स कोऑर्डिनेट ना करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है बोलना, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, कुछ भी कर, ठीक है। तो इसलिए जो भी हम कर पा रहे हैं, जो भी हम कुछ कर पा रहे हैं, वो सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। ओके, तो बहुत सिंपल चैप्टर है। हालांकि अभी इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं आया जो मैं आपको बताऊं कि भाई यू हैव टू लर्न।
क्योंकि अभी हम जनरल डिस्कशन कर, देखिए जनरल डिस्कशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, वो क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ से पहले एक हेडिंग है, एनिमल्स नर्वस सिस्टम। एनिमल्स यानी इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो साइंस में एनिमल्स का मतलब है सारे एनिमल्स, साथ में ह्यूमंस भी एनिमल्स ही कहलाते हैं। साइंस में एनिमल्स वाली कैटेगरी में ही हमें डाला जाता है, हमें रखा जाता है, ठीक है। तो दो लाइनें लिखी हैं इस पेज पे, पढ़ लेते हैं। इन एनिमल्स such control and coordination are provided by nervous and muscular tissue, which we have studied in class 9th, ठीक है। तो हमने 9th में ये पढ़ी रखा है। टचिंग अ हॉट, ये देखो, टचिंग अ हॉट object is an urgent and dangerous situation for us. We need to detect it and respond to it. How do we detect that we are touching a hot object? All information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells. These receptors are usually located in our sense organs, such as the inner ear, the nose, the tongue, and so on. So, the gustatory receptors will detect taste, while olfactory receptors will detect smell. तो यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जा रहा है कि सपोज आपने अपना हाथ एक गर्म प्लेट के ऊपर रखा, ठीक है, तो वो एक डेंजरस सिचुएशन है। अगर हाथ वहां से नहीं हटाया हमने तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हाथ हमें हटाना है अभी के अभी? तो उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं जिनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स हमारी पूरी बॉडी में। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे यानी कि ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमारे एनवायरनमेंट के आसपास हो रहा है वो हमें पता लगता है, ठीक है। अब रही बात कुछ याद करने वाली, तो बिल्कुल हम शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने याद करना है क्या, रिसेप्टर्स, कि भाई रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या है, ये देखिए। तो पहली जो लिखना है आपको, जो राइटिंग करनी है वो ये है कि ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। उनको क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। तो पहली जो राइटिंग थिंग है वो है कि ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट is detected by the specialized tips called receptors of some nerve cells, ठीक है। ऐसे करके आप एक आंसर बना सकते हैं जिसका क्वेश्चन होगा कि हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड, या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट आर रिसेप्टर्स। तो दोनों केसेस में सेम आंसर काम आने वाला, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं और आंसर लिख देते हैं कि क्वेश्चन क्या हो सकता है और आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलो, तो चलो फटाफट से फिर ये लिखते हैं। Jimmy, please write 2 questions and 1 answer related to this topic. Okay. Yes. So both the questions and answers are there. You can read yourself. जबकि मैं तो आपके लिए रीड कर ही रहा हूँ कि व्हाट आर रिसेप्टर्स। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट आर रिसेप्टर्स, और दूसरा क्वेश्चन होगा हाउ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द बॉडी। तो ये 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, आंसर इनका सेम ही रहने वाला। क्या आंसर है,
all information from our environment is detected by the specialized tips of some nerve cells called receptors. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हमें इस रीडिंग में. चलिए आगे बढ़े. आगे बढ़े. ओके, तो आगे लिखा है रिसेप्टर्स के आगे हम चल रहे हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ. तो नेक्स्ट पैरा हमारा कहता है कि दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड at the end of the dendritic tip of a nerve cell. अच्छा, ये पैराग्राफ पढ़ने से पहले यार चलो पहले ये पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको न्यूरॉन के बारे में बताऊंगा. न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल. बहुत अच्छी पिक्चर उसकी बुक में दे रखी है एंड आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग. ओके, चलिए बिफोर दैट ये पैराग्राफ लिखा है. दिस इंफॉर्मेशन acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell. Figure 7.1a अभी दिखाने वाला हूँ. Sets of a chemical reaction that creates an electrical impulse. तो एक क्वेश्चन तो ये भी बनेगा कि what are electrical impulse and how they are created. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो पहले ये वाला कर लेते हैं. चलो, तो जिनी को बोलते हैं. जिनी फटाफट से लिखेगा क्वेश्चन भी और आंसर भी. कमन जिनी, राइट. थैंक यू जिनी. तो देखिए क्या लिखा जिनी ने. जिनी ने लिखा है कि हाउ आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएटेड. तो ये हमारा क्वेश्चन बना. आंसर क्या कहता है? द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द dendritic tip of a nerve cell sets off a chemical reaction that creates an electrical impulse. ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद करना है. ठीक है, और लर्न एंड राइट करना. ठीक है, पहले लर्न करना फिर लर्न करके लिखना भी. तो जिनके साथ मेरी ऑफलाइन क्लास है उनको तो मैं फेस टू फेस देख ही लूंगा, और जिनके साथ मेरी ऑफलाइन क्लास नहीं होती वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डालने वाला. ठीक है, ओके आगे बढ़. आगे लिखा है दीज केमिकल्स. ठीक है बच्चों, कहाँ पे पढ़ रहा हूँ याद है ना? ये देखिए, दीज केमिकल्स. तो दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनेप्स दैट स्टार्ट a similar electrical impulse in a dendrite of the next neuron, and this is a general scheme of how nervous impulses travel in the body. A similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells or glands. ठीक है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारी आगे बढ़ती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन. कैसे? जब न्यूरॉन में ट्रेवल करती होती है तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू ट्रेवल करती है. देखो मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ आपको, और ये समझाने से पहले एक क्वेश्चन और यहाँ बन सकता है. अगर हम लिखवाना चाहें जिनी से तो लिखवा लेते हैं कि भाई हाउ जो इंफॉर्मेशन है ट्रेवल्स थ्रू बॉडी. तो वैसे तो सिंपल है, आप खुद भी लिख सकते हो कि ऑल द इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन आवर बॉडी थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. ठीक है, एंड सर्टेन केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स. क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में सिर्फ न्यूरॉन को क्रॉस करती है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाने में उसे लगता है उसके लिए उसे केमिकल में कन्वर्ट होना होता है. तो वो केमिकल्स के थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और फिर वापस से इलेक्ट्रिकल इंपल्स. ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन जरूर है, तो व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स क्या है? दिस इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, जहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल में कन्वर्ट होता है. केमिकल फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जंप करता है. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा है तो इसलिए ये लिखवा नहीं रही से, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको.
कि व्हाट इज साइनेप्स, तो इसका आंसर होगा द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ने से पहले एक डायग्राम बना हुआ है न्यूरॉन का, वो थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए न्यूरॉन क्या कहता है। न्यूरॉन कहता है ओके, देखिए ये एक न्यूरॉन बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा नर्व सेल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नर्व सेल, और नर्व सेल का नाम होता है न्यूरॉन। तो इसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूरॉन में मेनली जो पार्ट्स हैं वो है 5। न्यूक्लियस है, क्योंकि किसी भी सेल में एक न्यूक्लियस तो होगा ही। डेंड्राइट है, जहां पे ऑल द इंफॉर्मेशन आर रिसीव्ड। सेल बॉडी है, क्योंकि सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो सेल बॉडी है। इसके बाद एक्सॉन है, तो एक्सॉन के थ्रू सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो पास होनी है। और उसके बाद फाइनली नर्व एंडिंग्स। तो नर्व एंडिंग्स में क्या होता है कि ये पूरे न्यूरॉन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है, वो तो पास हो रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, और नर्व एंडिंग तक जाते जाते वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वापस से केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो केमिकल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जंप करता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है न्यूरॉन के बारे में जानना। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। और ये है वो दूसरी फिगर जो नीचे की तरफ बनी हुई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्सन है वहां के थ्रू इंफॉर्मेशन आई, और उसके बाद ये जो नर्व्स एंडिंग थी वो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर दिए। किसमें? मसल फाइबर। ठीक है, दीज आर द कैपिलरीज, और इस तरीके से इंफॉर्मेशन मसल फाइबर में जा रही है। यहाँ आप और देख सकते हैं डिटेल में कि जो नर्व एंडिंग है वहां से ये जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे पास ऑन हो रही है, यहाँ से यहाँ कैसे आ रही है। ठीक है, तो दिस इज अ वे कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो बॉडी में मूव कर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इट इज थस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो एक क्वेश्चन तो बच्चों ये भी बनता है कि व्हाट आर न्यूरॉन। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स आर नोन एज न्यूरॉन and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to the another। और अगर न्यूरॉन का फंक्शन लिखने को आता है तो आप लिखेंगे कि न्यूरॉन इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है तो इसलिए धीरे से नहीं लिख पा रहे, आप खुद ब खुद लिख लें। लुक एट फिगर 7.1a and identify the parts of a neuron, one where information is acquired, through which information travels as an electrical impulse, and number 3 where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission। ठीक है, तो ये फिगर के बारे में दे रखा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। तो मैंने आपको बताया न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सन है और नर्व एंडिंग है। वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, मैंने आपको बताया रिसेप्टर्स है जो इंफॉर्मेशन एक्वायर कर। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो हमारा न्यूरॉन है उसके थ्रू जब इंफॉर्मेशन पास होती है तब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में पास होती है। And where this where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission। तो कहाँ? नर्व एंडिंग। जो न्यूरॉन की हमारी एंडिंग है नर्व एंडिंग, वहां पे इनको केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होना होता है। क्यों? क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप है जिसे बोलते हैं साइनेप्स।
और उस साइनेप्स को क्रॉस करने के लिए उन्हें केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होना होगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई और इसके बाद एक बढ़िया एक्टिविटी, और अब हम करेंगे एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी में जो नंबर 1 क्वेश्चन हमें दे रखा है वो है पुट सम शुगर इन योर माउथ एंड हाउ डज इट टेस्ट। पहला क्वेश्चन, block your nose by pressing it between your thumb and index finger. Now eat sugar again. Is there any difference in its taste? दूसरा क्वेश्चन, while eating lunch, block your nose in the same way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating. ठीक है, तो इनके आंसर्स हम लिख लेते हैं, बड़े बड़े आंसर हैं, तो जिनी से लिखवाते हैं। जिनी, come on, write the answer of first question, and the question is put some sugar in your mouth and how does it taste? ठीक है, come on, write it fast.